बाद आपको एक्सपेरिमेंट भी यहां करने हैं। पहली बात बच्चों, दुनिया की सबसे छोटी चीज का नाम बताएं। एटम। कितनी चीजों से बना है? कौन कौन सी? एटम के न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वेरी गुड। बाहर गोल गोल कौन घूमता है? इतना समझ में आ गया? अब मैं एक कहानी सुना रहा हूं, गौर से सुनेंगे। 500 बीसी का वक्त था। हिंदुस्तान का एक फिलासफर था। पुराने जमाने में साइंटिस्ट को फिलासफर बोला जाता था। एक फिलासफर था जिसका नाम था महर्षि कन्नड़। उसने कहा कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी को उसने नाम दिया पदार्थ। क्या नाम दिया? और कहा कि हर चीज का एक छोटा हिस्सा जरूर होता है और उसको नाम दिया परमाणु। क्या नाम दिया? दुनिया की हर चीज को कहा पदार्थ और कहा दुनिया की हर चीज का एक छोटा हिस्सा होता है, उसको क्या बोला? क्लियर है? मेरे हाथ में जैसे एक पेन है, ये एक पदार्थ है। इस पेन को अगर मैं तोड़ना शुरू करूं, तोड़ते तोड़ते एक वक्त ऐसा आएगा इसका सबसे छोटा पीस आएगा जो फर्दर टूट, उसको इसने क्या नाम दिया? परमाणु। इतना क्लियर है बच्चों? कन्नड़ हिंदुस्तान का एक ऐसा फिलासफर था जिसने बताया दुनिया की कोई भी चीज अगर है तो उसका सबसे छोटा हिस्सा कोई ना कोई होता है। इसके लिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप चाक का टुकड़ा लेके उसको तोड़ना शुरू करो। मान लीजिए एक पेज है, इसको मैं तोड़ता जाता हूं। अब इसका और छोटा पीस हो गया। इसको तोड़ते 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 एक वक्त ऐसा आएगा वो टूटेगा नहीं। तो अब उसका भी कई हजार गुना छोटा पीस कर दो, जो आप नहीं कर सकते, वो होता है एटम। वो होता है एटम। इतना बात समझ में आ गई? तो महर्षि कन्नड़ के बाद एक और दो और साइंटिस्ट आते हैं। एक का नाम था डेमोक्राइटस, एक का नाम था ल्यूसिपस। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सेम महर्षि वाली बात कही। उन्हें कहा दुनिया की सबसे छोटी चीज एटम है। क्या है? एटम है। इसने सिर्फ नाम बदला। उसने परमाणु बोला था, इसने क्या बोला? एटम। एटम। तो महर्षि कन्नड़ ने क्या कहा था? परमाणु। और डेमोक्रेटिस ने क्या कहा था बच्चों? एटम। एटम का मतलब होता है अनकटेबल, जो फर्दर तोड़ा ना जा सकता। उसके बाद फिर एक इंडियन फिलासफर आता है जिसका नाम था पकोड़ा कटियायामा। चलो आप कहानी याद रखेंगे, नाम टफ है। पकोड़ा कटियायामा ने कहा एक एटम दूसरे एटम के साथ जुड़ भी सकता है, अकेला भी रह सकता है। इस कायनात में एटम एक दूसरे के साथ जुड़ के भी रह सकते हैं और अकेले भी रह सकते हैं। इतनी कहानी समझ में आ गई? फिर आता है एक और साइंटिस्ट जिसका नाम था लेवोजियर, फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवोजियर। ये याद रखना है, फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर ने कहा कि ये बात बिल्कुल सही है, एटम इस नेचर में अकेले भी रह सकते हैं और कंबाइन होकर भी रह सकते हैं। लेकिन उसने कहा ये जो कॉम्बिनेशन है ये कोई साधारण कॉम्बिनेशन नहीं है। जब ये आपस में जुड़ते हैं तो नई चीज बन जाती है। जब आपस में जुड़ते हैं नई चीज बन जाती है। इस जुड़ने को बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। क्या बोलेंगे? आपको ये लफ्ज सुनने में बार बार आएगा, केमिकल रिएक्शन हो गई। तो जब भी आएगा, आपने बोला हाँ सर ने बताया था, जब भी एटम दो या दो से ज्यादा आपस में जुड़ते हैं कोई नई चीज बनती है, उसी को क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। क्लियर है भाई? इतना। अब यहां पर उसके बाद एक और साइंटिस्ट आता है जिसका नाम था डेल्टन। ये आप अब 9th में पढ़ना शुरू करोगे। डेल्टन मॉडल ऑफ एटम। डेल्टन ने क्या कहा? डेल्टन ने कहा एटम दुनिया की सबसे छोटी चीज है, एटम को फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता। क्या बोला? एटम को फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता। फिर इसने कहा हमारे पास इस पूरी दुनिया में हमारे पास 118 किस्म के एलिमेंट हैं। कितने? हर एलिमेंट अलग अलग एटम से बना है। बच्चा क्लियर हो गया? इस दुनिया में कितने एलिमेंट हैं? वो 118 एलिमेंट के एटम भी अलग अलग हैं। एक एलिमेंट, अब मैं आपको एलिमेंट दिखा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। एलिमेंट क्या है आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लोहा एक एलिमेंट है, एल्युमिनियम एक एलिमेंट है, सोने का बिस्कुट गोल्ड एक एलिमेंट है। भाई ये सोने का बिस्कुट भी रखा है, ठीक है। आपके सेल के अंदर ये निकलता है ग्रेफाइट रॉड, ये कार्बन का बना, ये एक एलिमेंट है। कॉपर की वायर, ये एक एलिमेंट है। बच्चे मोबाइल की सिम सभी ने देखी है, उसके अंदर भी लोहा सा लगा होता है, ये सिलिकॉन होता है। ये भी क्या है? ये
ये भी हमारे पास मेटलोइड में आता है, यानी ये भी एक एलिमेंट है। ये भी क्या है? एक। इसके अलावा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये गैसेस भी बहुत सारी क्या है? एलिमेंट। तो जो एलिमेंट है वो सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैसेस भी होते हैं। जैसे आपने बच्चों देखा होगा थर्मामीटर, जो थर्मामीटर होता है बच्चों इस प्रकार का, इसके बीच में आपको ब्लैक कलर का एक सब्सटेंस मिलेगा। बुखार को नापने के लिए थर्मामीटर यूज होता है। ये जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस है, जैसे इसको गर्म करेंगे वो ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाएगा। तो मरकरी है, मरकरी भी एक एलिमेंट है बच्चों। मरकरी क्या है? एक एलिमेंट है, लेकिन इसको ध्यान से करना पड़ता है। अगर ये टूट जाए, मरकरी आपके हाथ के साथ लग जाए तो आपकी बॉडी के ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, इसलिए इसको हम थोड़ा सा ध्यान से रखते हैं। तो मरकरी बच्चों क्या है? एक एलिमेंट। इतना समझ में आ गया आपको? तो इसने क्या बोलते उसको, डेल्टन ने क्या कहा था? एटम दुनिया की सबसे छोटी चीज है, वो फर्दर टूट नहीं सकती। लेकिन मैंने आपको एकदम कंसेप्ट पहले बड़ा बता दिया कि जो एटम है वो 3 चीजों से बना है, लेकिन अभी तक डेल्टन को इसके बारे में पता नहीं था। अब मैं आपको हिस्ट्री में ले गया हूं कि शुरुआत कैसे हुई, एटम की खोज कैसे हुई धीरे धीरे। तो डेल्टन ने क्या कहा? दुनिया की सबसे छोटी चीज क्या है? एटम, वो फर्दर टूट नहीं सकती। फिर उसने कहा अगर कोई भी एलिमेंट ले लो, जैसे ये एक लोहे का एलिमेंट है, इसके अंदर जितने भी एटम होंगे, क्योंकि ये लोहे का कील बिलियंस ऑफ एटम का बना है, कई खरबों का, उन सभी एटम की शेप एक जैसी होगी। शेप समझ गए बात भाई? अगर लोहे के अंदर एटम होंगे तो किसके एटम होंगे? लोहे के ही होंगे ना। गोल्ड के अंदर एटम होंगे, किसके होंगे? गोल्ड के ही होंगे। तो उनका शेप, साइज, कलर, डेंसिटी, केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। क्लियर है? अगर हम ये एल्युमिनियम है, एल्यूमिनियम के अंदर एटम किसके होंगे? एल्युमिनियम के। उनकी शेप, साइज, कलर, स्ट्रक्चर एक जैसा होगा। क्लियर है? जब डेल्टन ने ये बात कह दी तो डेल्टन की ये बात 100 साल तक चली। कितने? 100 साल तक। लेकिन आप जैसे कुछ बच्चे थे जिनके जहन में ये चीज आई कि कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं, ये ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, तो ये ऐसे क्यों हो रही है? आपने कम कंगे को अपने बालों से रगड़ कर कागज के टुकड़ों के पास रखा होगा तो कागज के टुकड़े चिपक जाते हैं। होता है ऐसे बच्चों? एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं अगर ये हो जाता है। आप इधर आ जाओ, एक बच्चा आ जाओ, एक बच्चा आगे आ जाओ। जो काम करवाना है प्रैक्टिकल सारे ताकि हो जाए, ताकि ये क्या है बच्चों? शाबाश। मेरे हाथ में है सोडियम क्लोराइड। क्या है बच्चों? कभी देखा है? कभी खाया है? तो भाई केमिस्ट्री में सोडियम क्लोराइड बोला जाता है नमक को। किसको? अब बताएं, खाया है? पकड़ा है? देखा है? तो आप इसको अपने सर के साथ इसको ऐसे रब करते जाएं, करिए 10, 15, 20 सेकंड तक। यहां पर मैंने नमक लिया। क्या बच्चों? आप जब नमक को लेते हो आपको नमक में छोटे छोटे दाने नजर आते हैं, इसको हम बोलते हैं सॉल्ट क्रिस्टल। क्या बोलेंगे? चीनी में छोटे छोटे दाने नजर आते हैं, उसको बोलेंगे शुगर क्रिस्टल। अब इसने जब रब किया तो देखेंगे नमक के पास रख के क्या होगा। रखो, ऊंचा रखना थोड़ा। आवाज आई कुछ? नमक चिपका कि नहीं? दोबारा थोड़ा सा पकड़ो, इसको दूर रखना, ये खुद चिपकेगा। रब करो, कुछ नहीं होता, सफेद नहीं होते भाई, ये कहानी है, जाने दो। अब आप इसको पकड़ो, मैं करता हूं। आप देख, थोड़ा गौर से देना, आवाज आएगी। आई? नमक चिपका? जब ये चीजें हो रही थी तो कुछ साइंटिस्ट के दिमाग में आया कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो उस वक्त इसको रख दो आराम से, इसको आराम से, क्योंकि ये क्यों हो रहा है। तो उस वक्त सुनिए बच्चों, उस वक्त सबने कहा कि हमारे पास 2 ऐसी फोर्स हैं जो चीजों को खींच सकती है। यहां पर बैलून ने नमक को खींचा। उस वक्त 2 ताकतें ऐसी थी जो साइंटिस्ट को पता थी। एक जमीन के पास थी ग्रेविटेशनल फोर्स जो चीजों को अपनी तरफ खींच सकती है, दूसरा थी मैग्नेट जो चीजों को अपनी तरफ खींच सकता है। तो बोला इसके पास कौन सी फोर्स आ गई। उन्होंने कहा हो सकता है इस बैलून के अंदर मैग्नेट होगा।
अगर मैं इसको सर से रब करने के बाद दीवार के साथ लगाता हूं तो ये यहां भी चिपक जाता है बच्चों, यहां भी चिपक जाएगा। आप घर पे जाके ऐसे करिए, रब करने के बाद यहां पे रखिए, चिपक जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जब रबड़ को टेस्ट किया गया, बोला भाई रबड़ जो है इसके अंदर कोई मैग्नेट नहीं है, क्योंकि बैलून रबड़ से बना है, दीवार ब्रिक से बनी है, और हमारा जो कंगा है वो प्लास्टिक से बना है, इसमें कोई भी मैग्नेट नहीं है। फिर बोला कि ये चिपक क्यों रहे? तो फाइनली कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं ये चार्जेस की वजह से हो सकता है। किसकी वजह से? चार्ज पता है कौन कौन से होते हैं? ऐसे अभी आप आगे जाके पढ़ोगे, चार्ज दो किस्म के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और बच्चों, आपने सेल देखा रेडियो का? कोई बैटरी देखी है? उसके एक सिरे पे पॉजिटिव लिखा होता है, एक पे नेगेटिव। ये चार्ज को बताता है। किसको? जो नेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, जो पॉजिटिव होता है वो प्रोटॉन होता है। पी फॉर पॉजिटिव, पी फॉर प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन हो गया नेगेटिव। क्लियर है बच्चों? अब यहां पर जब रगड़ा तो बोला ये चार्जेस की वजह से होता है। किसकी वजह से? अभी चार्जेस खोजे नहीं गए थे, अभी चार्जेस खोजे, सिर्फ इतना कहा था हाँ ये चार्जेस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? तो जब ये बात हुई तो सभी साइंटिस्ट इस खोज पे लग गए कि हो ना हो ये चार्जेस की वजह से होता है। तब एक साइंटिस्ट ने कहा भाई बैलून क्या है? मैटर है। क्या है? आपने केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया होगा कि दुनिया की हर चीज को हम क्या बोलते हैं? मैटर। क्या बोलते हैं बच्चों? मैटर का मतलब क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास। हिंदी में बोलते हैं हर वो चीज जो जगह घेरती, जिसका वजन है, वो क्या होता है? आपने जगह घेरी है, आपका मास वजन भी है, आप क्या हुए? तो ये बैलून है भाई, इसका भी मास है, ये भी जगह घेरता है, ये क्या है? तो उन्होंने कहा मैटर जो है वो किसका बना होता है? एटम का। किसका? बात समझ में आ गई कि मैटर एटम का बना है। हो ना हो एटम के अंदर चार्ज हो सकते हैं। क्या हो सकता है? एटम के अंदर चार्ज हो सकते हैं। उसके बाद जब स्टडी हुई तो सबसे पहला चार्ज डिस्कवर्ड हुआ इलेक्ट्रॉन। कौन सा? इलेक्ट्रॉन। इतना समझ में आ गया बच्चों? इसको रख दो। अब हर किसी भी चीज के अंदर चार्ज हो सकता है कि नहीं हो सकता? उसके लिए बच्चा एक और इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, इलेक्ट्रोस्कोप। ये अभी मैंने ऑनलाइन इसको मंगवाया है। ये बता देगा कि किस चीज के अंदर चार्ज है और किसके अंदर नहीं। किसी के पास कॉम्ब है? कंगा तो नहीं को बच्चा लाया? छोटा सा दे दो, कोई मामला नहीं, दे दो। आप में से गर्ल्स में से कोई आ जाएगा बच्चे, आप इसको कट करके फिर बनाओ। कोई गर्ल्स में से आ जाओ। तरफ जो गॉड ने क्रिएट की है इस दुनिया की हर चीज बनाने के लिए, आप सभी बच्चे थोड़ा सा ध्यान देंगे। पहले इस यूनिवर्स में कुछ नहीं था। ये सारे का सारा यूनिवर्स एक पॉइंट से आया है। कहां से आया बच्चों? एक पॉइंट से आया है। मार्कर कहां गया? चलो खैर, एक पॉइंट से आया। आप सुन रहे हैं? थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। आपको अब जो कंसेप्ट आने वाले हैं केमिस्ट्री के, ये आपको कहीं पे भी मॉडल ना तो यूट्यूब पे मिलने वाले हैं, ना किसी स्कूल की लैब में मिलने वाले हैं। ये थ्योरी को पढ़ने के बाद उसको मैंने थ्योरी को कनेक्ट किया है मॉडल के साथ। ठीक है? ये सिर्फ आपके स्कूल में नहीं, ये रजौरी डाइट में, पुंछ डाइट में बहुत बार दिखाए जा चुके हैं, लेकिन मैक्सिमम 80% चीजें नहीं है सर जो मैं फर्स्ट टाइम यहां दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले यूनिवर्स नहीं था, एक पॉइंट था। पूरी कायनात में एक पॉइंट था। क्या था? उस पॉइंट में धमाका होता है जिसको हम बोलते हैं बिग बैंग ब्लास्ट। क्या बोलते हैं? जब धमाका होता है आपके जहन में सवाल आएगा ना कि ये यूनिवर्स कहां से आ गया, हमारी अर्थ कहां से आ गई? तो एक पॉइंट से आई। उस पॉइंट को हमने नाम दिया था बिग बैंग पॉइंट, और उसी में ब्लास्ट हुआ, उसे बोला बिग बैंग ब्लास्ट। जब ब्लास्ट हुआ तो क्या निकला? सुनिए, टाइम निकला, स्पेस निकला। अब टाइम भी कोई चीज है। टाइम निकला, स्पेस निकला, एनर्जी निकली। बात समझ में आ गई? जब ब्लास्ट हुआ कितनी चीजें निकली? टाइम, स्पेस और एनर्जी। अब टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि कोई चीज बन नहीं सकती थी। टेम्परेचर इतना ज्यादा था, कोई चीज बच्चों बन। जब टेम्परेचर धीरे धीरे कम हुआ तो एनर्जी से छोटे छोटे पार्टिकल बने। क्या बने? छोटे छोटे। अब वो पार्टिकल कौन कौन से थे? वो थे क्वार्क्स, वो थे प्रोटॉन, वो थे क्वार्क्स, वो थे इलेक्ट्रॉन, और वो थे फोटॉन। क्या क्या था? क्वार्क्स, फोटॉन, इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई? क्या बोला मैंने? सबसे पहले इस कायनात में जो तीन चीजें बनी थी, फोटॉन, क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन, ये तीनों
चीजें सबसे छोटी है, इनको हम बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। क्या बोलते हैं? ये इतनी छोटी हैं कि इसको फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता, फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता। अब मैं आपको वो तीनों चीजें छोटी छोटी दिखाने जा रहा हूं कि जो फर्दर तोड़ी नहीं जा सकती। वहां रख दी। तो बच्चों सबसे पहले क्या हुआ, एक ऐसी चीज बनी जिसे बोला इलेक्ट्रॉन। पहली बार आप देख रहे हैं आज हम, आपने एक चीज याद रखनी है कि दुनिया की हर चीज, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, किसकी बनी होती है? एटम की। किसकी बनी होती है? दुनिया की हर चीज चाहे लिविंग हो नॉन लिविंग, किसकी बनी होती है? ठीक है, किसकी बच्चों? एटम की। तो सबसे पहला जो चीज बनी थी दुनिया में वो क्या था? इलेक्ट्रॉन। क्या था? और क्या थे? क्वार्क्स। क्या थे? इस तरीके के क्वार्क्स थे। अब ये क्वार्क्स तीन जुड़ते हैं तो प्रोटॉन बन जाता है। बात समझ आ रही? ये क्वार्क्स तीन जुड़ते हैं प्रोटॉन बन जाता है, और ऐसे वाले तीन क्वार्क्स जुड़ते हैं तो प्रोटॉन बन जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही कि नहीं आ रही? ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लग रहा? डेप्थ में तो नहीं लग रहा? चलो मैं और सिंपल पे आ जाता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है एक तो टाइम कम है, थोड़ा सा हम ज्यादा डेप्थ में जाएंगे तो आपको परेशानी आ जाएगी। पहली बात ये बच्चों की, दुनिया की सबसे छोटी चीज का क्या नाम है? क्या बताया मैंने? क्या बताया? एटम। क्या बताया? दुनिया की सबसे छोटी चीज का नाम एटम। तीन चीजों से बना है। कितनी से? कौन कौन सी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। किससे बच्चों? अब ये है एटम। एटम ऐसा होता है, देख लिया सबने? इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए, जो 1 करोड़ की लागत से आती है। पूरे इंडिया में 4 ही जगहों पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। इसलिए जब हम बुक में पढ़ते हैं कि एटम दुनिया का सबसे छोटी चीज है जो 3 चीजों से बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो हमें भूल जाता है। तो हमने आपके लिए एटम का एक मॉडल बनाया है। यह है एटम, दिखने में गोल है, और इसके अंदर, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसमें 2 चीजें हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बच्चे बातें नहीं करेंगे, यहां ध्यान देंगे। न्यूक्लियस में क्या क्या बच्चों? प्रोटॉन और इस एटम में न्यूक्लियस में है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर है इलेक्ट्रॉन। अंदर क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाहर क्या है? ये इलेक्ट्रॉन लगातार यहां पर क्या करता है? गोल गोल घूमता रहता है, गोल गोल। इतना क्लियर है सबको? इतना क्लियर है बच्चों? अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, क्योंकि सर अगर मैं 10 बजे यहां पहुंच जाता हम इसको काफी डिटेल में कर पाते। अभी कितना को अच्छे से समझना है, बायोलॉजी को अच्छे से समझना है, तो बच्चों आपको एक चैप्टर जो है सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा, वो है सेल का। कौन सा? सेल का चैप्टर पहले से पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको केमिस्ट्री में कमांड हासिल करनी है तो आपको सबसे पहले चैप्टर जो पढ़ना पड़ेगा वो पढ़ना पड़ेगा एटम के बारे में। किसके बारे में? स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। हम अक्सर देखते हैं हमारी 9th की जो क्लास है उसमें चैप्टर आगे पीछे हुए हैं, यानी एटम का चैप्टर जाके तीसरे में आ रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम्स एंड मॉलिक्यूल 4th एंड 5th चैप्टर में आ रहा है। तो मुझे लगता है कि एटम को पहले पढ़ाया जाना चाहिए स्कूल में, क्योंकि अगर एटम समझ में आ गया तो फिर आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। जब भी आप केमिस्ट्री को सोचोगे तो आप हर चीज में एटम को सोच के चलोगे। जब आप बायो में चलोगे तो हर चीज को सेल में सोच के चलोगे। बात समझ में आ गई? अब आते हैं फिजिक्स पे क्या करना है। फिजिक्स का कौन सा ऐसा चैप्टर पढ़ ले कि हमें फिजिक्स पे कमांड हो जाए? तो फिजिक्स में प्रॉब्लम आती है। फिजिक्स में आपको मल्टीपल चैप्टर को एक साथ पढ़ना पड़ता है। इसमें कोई स्पेसिफिक चैप्टर नहीं है। इसमें आपको फोर्स भी पढ़ना है, मोशन भी पढ़ना है, ग्रेविटेशन भी पढ़ना है, साउंड भी पढ़ना है। लेकिन उसके लिए, उन सभी चीजों के लिए एक बेसिक कंसेप्ट पहले सीखना पड़ता है, वो है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बच्चों? तो जब भी आप फिजिक्स पढ़े तो आप टीचर से बोलें कि फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज हमें पढ़ाया जाए। आप चाहे मोशन पढ़ेंगे, स्पीड पढ़ेंगे, फोर्स पढ़ेंगे, डिस्टेंस पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, हर जगह ये क्या है चीजें, ये चीजें क्या है? ये सारी क्वांटिटीज है। क्या है बच्चों? तो पहले आपको क्वांटिटीज पढ़ना है, उनका 2 टाइप है, स्केलर एंड वेक्टर, वो पढ़ना है। तो होप कि इस सेशन के एंड के बाद अगर आपको लगता है तो डेफिनेटली आपके प्रिंसिपल सर यहाँ आपके पास हमेशा अवेलेबल रहते हैं। जब भी मुझे बोलेंगे हम नेक्स्ट सेशन आपका यहाँ फिजिक्स का करेंगे, जिसमें आपके फिजिक्स का 3 चैप्टर को हम एक सेशन में लेके चलेंगे। तो आज जो मेरा चैप्टर है वो मैक्सिमम आपका केमिस्ट्री के ऊपर घूम रहा है।
और थोड़ा सा कुछ बायो की चीजें भी हमने लाई हैं, ठीक है। तो टाइम थोड़ा सा, सर कितना हो गया? तो कोरोना वायरस जिसने आपको 2 साल तक अंदर रखा, तो ये उस वायरस का ही मॉडल मैंने बनाया है। आप देखेंगे वायरस के पास बच्चों सिर्फ 2 चीजें होती है। यहां पे साइंस को रटना नहीं, यहां सीखना है। मैं अभी बोलूंगा, आपसे आंसर ले लूंगा, ठीक है। हम हर कंसेप्ट को 10 सेकंड में लेकर चलेंगे। वायरस के पास बच्चा 2 चीजें, आप ध्यान से सुनेंगे। एक होता है प्रोटीन, दूसरा होता है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। देखो इसके बाहर ये जो आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ये सारे क्या है? प्रोटीन है। क्या बच्चों? और बीच में आपको रेड कलर का जो दिख रहा है, ये है जेनेटिक मटेरियल। क्या है? तो मैंने कहा ये डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। तो इस वायरस के पास, कोरोना वायरस के पास कौन सा जेनेटिक मटेरियल? आरएनए वाला। कौन सा बच्चों? अब आप मुझे बताएं, वायरस के पास कौन सी 2 चीजें हैं? प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल आरएनए। क्लियर है? क्लियर है। तो सबसे खतरनाक चीज इसकी क्या है? आरएनए। क्या है? क्लियर है इतना? एक और वायरस को लेके चलते हैं। कोई एक बच्चा यहां आ जाए, आप आ जाए। अब बच्चों हमारे पास ये एक वायरस है। बातें क्यों कर रहे हो आप लोग? ये जो हमारे पास वायरस है, ये है एड्स वायरस। ये आपको 9th में लगेगा। ऊपर आ जाओ। ये नीचे सिर्फ स्टैंड बनाया हमने, लॉलीपॉप का वो आता ना स्टैंड, जिसपे लॉलीपॉप लगे होते, ठीक है। हमने वायरस यही ऊपर वाला है, पकड़िए आप। अब ये जो वायरस है, इसके बाहर ये जो आपको लॉलीपॉप जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, ये प्रोटीन है। क्या है बच्चों? इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ये वायरस की यही प्रोटीन मेरी बॉडी के साथ जुड़ सकती है और ये वायरस अंदर जा सकता है। इसके बाहर ये जो व्हाइट वाला स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है? मैंने आपको कह दिया वायरस के पास 2 चीजें होती हैं, प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल। अब आप सोच रहे होंगे सर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहां से चढ़ गई? तो वायरस जब हमारी बॉडी के अंदर आता है, अपने जैसे बहुत सारे वायरस बनाता है, तो हमारे सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अपने ऊपर चढ़ा लेता है। समझ में आ गई बच्चों? इसने किसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को चढ़ाया अपने ऊपर? हमारे सेल की। अब इसके अंदर आए, पकड़िए। अब ये बाहर आ गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये लॉलीपॉप जैसे स्ट्रक्चर होगी, प्रोटीन। ये रेड वाला जो है, ये भी है प्रोटीन। अंदर ब्लू वाला, ये भी प्रोटीन की लेयर है। उसके बाद अंदर 2 तारे खड़ी दिखती हैं, ये है जेनेटिक मटेरियल आरएनए। जेनेटिक मटेरियल, कितना क्लियर है बच्चों? एड्स का वायरस हमारे ब्लड में रहना पसंद करता है। अगर किसी का ब्लड हमारे ब्लड के कांटेक्ट में आता है, तो ये वायरस हमें आ जाता है। मान लीजिए किसी को एड्स वायरस था, उसको इंजेक्शन लगाया, उसी की सिरिंज हमको डायरेक्टली यूज कर दी, हमें हो जाएगा। मान लीजिए मुझे एड्स वायरस था, मैं नाई की दुकान पे गया, वहां पे बाल कट कराए, उसने उस तरह से मेरे पीछे से बाल साफ किए, उसी उस तरह को दूसरे बच्चे को यूज कर दिया, मेरा वायरस उसके अंदर चला जाएगा। याद रखना आप, ठीक है? इतना क्लियर है? अब ये वायरस करता क्या है? ये वायरस क्या करता है? ब्लड में जाने के बाद ब्लड का एक सेल है जिसे बोलते हैं मैक्रोफेजिस, उसके साथ जुड़ जाता है। क्या करता है? अब जैसे ये एक मैक्रोफेजिस है, इसके साथ ये जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद ये अपने आरएनए को इसके अंदर डाल देगा, इस ब्लड के सेल के अंदर। आप अभी इतना याद रखें, ये ब्लड का एक सेल है, तो ये वायरस अपने आरएनए को इस ब्लड सेल के अंदर डाल देगा। बात समझ में आ गई? हमारे सेल के अंदर जब ये डाल देगा अपना आरएनए, और फिर हमारे सेल के डीएनए को डिस्ट्रॉय करके खुद की आरएनए बनाएगा, खुद की बहुत सारे वायरस बनाएगा इसके अंदर। बात समझ में आ रही? क्या करेगा? अपने आरएनए को हमारे सेल में डाल दिया, हमारे सेल के डीएनए को तबाह कर दिया, फिर बहुत सारे आरएनए अपने जैसे बना के बहुत सारे वायरस बना देगा। इस चीज को आप थोड़ा सा देखना, आपको अच्छा लगेगा। तो ये वायरस अंदर जाने के बाद मैक्रोफेजिस सेल के साथ जुड़ गया, ठीक है बच्चों? अब जुड़ने के बाद क्या किया इसने? अपने आरएनए को इस सेल के अंदर डाल दिया, और डालने के बाद इसने क्या किया? बहुत सारे वायरस बना दिए। इसको थोड़ा सा पकड़ो, इसको थोड़ा सा। अब यहां देखें आप, दिख रहे हैं आपको? दिख रहे हैं बीच में छोटे छोटे वायरस? तो ये एड्स वायरस हमारे बॉडी के ब्लड सेल के अंदर जाके अपनी बहुत सारी ऐसी कॉपियां बना लेता है, इस सेल को डिस्ट्रॉय करके बाहर आता है, फिर नए सेल में घुसता है, फिर ऐसे अपना नंबर बढ़ाता जाता है, जिससे हमें डिजीज लग जाती है। बात समझ में आ गई? तो थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए कैसे ये अपने जेनेटिक मटेरियल को दूसरे में ट्रांसफर करता है। अब इसके बाद आते हैं बच्चे हम एक छोटा सा मॉडल। अब जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी बच्चों, उसके लिए सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है डिस्चार्ज ट्यूब। क्या है? इस पे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि टाइम कम है,
सिर्फ आपको दिखा रहा हूं। कांच की बनी हुई एक छोटी सी ट्यूब आती है हमारे लैब में, ठीक है, 3-4 हजार की होती है, लेकिन ये मैंने आपको दिखाने के लिए एक बॉटल का इस्तेमाल किया है ताकि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आए। सबसे टफ क्वेश्चन आपको 9th में जाके 11th में जाके यही लगेगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। हमने ली एक डिस्चार्ज ट्यूब, ये कांच की बनी हुई एक ट्यूब है, ठीक है बच्चों। हमने इसके अंदर 2 प्लेट लगा दी, क्या की 2 मेटल की प्लेट लगा दी, दिख रही है बीच में, और इन प्लेट के पीछे लगा दी कॉपर की तार, यहां जोड़ दी बैटरी। समझ में आ गई। जब हमने यहां से करंट छोड़ी तो करंट छोड़नी है 10,000 वोल्ट की, कितनी, उससे पहले अंदर की सारी हवा को यहां से बाहर निकाल देना है वैक्यूम पंप से। इधर वैक्यूम पंप लगा होता है, समझ में आ रहा है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, एक्सपेरिमेंट समझ जाएंगे। ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर 2 मेटल की प्लेट लगाई है और यहां कॉपर की वायर लगाई है, यहां बैटरी लगाई है। जब करंट देंगे तो अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक कुछ ना कुछ हवा बच जाती है, सारी निकालने के बाद भी कुछ ना कुछ बच जाती है। तो इसके अंदर हम मान के चलते हैं कि हमारे पास हीलियम की गैस थी। जब करंट गई तो हीलियम के जो पार्टिकल थे, गैस के पार्टिकल थे, आपस में एक दूसरे के साथ टकराने लगे। क्या हुआ, टकराने से उनके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए और वो इस प्लेट की तरफ मूव किए। ये वाली प्लेट है नेगेटिव प्लेट और ये वाली प्लेट है पॉजिटिव प्लेट। ये कैसे पता चल गया सर, ये नेगेटिव, जिसको हमने बैटरी की पॉजिटिव साइड पे जोड़ा है वो होगी पॉजिटिव प्लेट, और जिसको बैटरी के नेगेटिव साइड पे जोड़ा है वो हो गई। यानी आप अभी इतना याद रखिए, प्रोसीजर में कंफ्यूज हो जाएंगे। डिस्चार्ज ट्यूब से हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। क्लियर है बच्चों, इतना क्लियर है। जब हमें पता चल गया इलेक्ट्रॉन भी होते हैं प्रोटॉन भी होते हैं, यहां ध्यान दीजिए, इसके बाद स्टार्ट हो रहा है हमारा मॉडल का। अभी आपको मॉडल दिखा के जाऊंगा जो आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जब हमें पता चल गया इलेक्ट्रॉन भी होते हैं प्रोटॉन भी होते हैं, तो साइंटिस्ट ने कहा कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे अरेंज होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये वाला रेड, सबसे पहले हमारे पास एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जे थॉम्सन। क्या बच्चों, जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। जे थॉम्सन ने क्या किया था, तो जे थॉम्सन ने कहा, अब आप बच्चे ध्यान से सुनेंगे, यहां से आपको मजा आने वाला। जे थॉम्सन ने कहा एटम दिखने में गोल होता है। क्या बोला, और उस एटम के अंदर, एटम का जो एटम दिखने में गोल है, और कहा एटम वाटरमेलन जैसा है। किसके जैसा, नींद आ रही है जी बड़ा। ध्यान देंगे बच्चे इधर। क्या बोला उसने, पहला पॉइंट, एटम गोल होता है और एटम कैसा होता है, भाई वाटरमेलन सबने खाया से बना है। कितने इलेक्ट्रॉन, 3 छोटे छोटे जर्रों से जुड़ के बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। भाई ये 3 पार्टिकल, इनके जुड़ने से एटम बन गया। डेल्टन ने कहा था एटम से छोटा कुछ नहीं है, लेकिन आज हम कहते हैं एटम से छोटे उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। बात समझ में आ गई। एटम को भी तोड़ा जा सकता है, ठीक है। अल्लाह पाक ने कुरान के अंदर एक आयत में भी फरमाया कि जर्रे से भी छोटा, तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल का कंसेप्ट वहां भी है। इतना समझ में आ गया बच्चों। न्यूट्रल एटम मैंने क्या कहा, अगर किसी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही, हम कहते हैं कि देखो कोई भी अगर एटम होगा ना, जब वो दुनिया में आएगा ना, तो वो चाहता मैं स्टेबल हो जाऊं। क्या चाहता है, एक कंसेप्ट याद रखो, स्टेबल एटम कौन होता है, जिसके लास्ट शेल में कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। इतना क्लियर है। अब बच्चों नील बोर का मॉडल भी रिजेक्ट हो जाता है। आज की डेट में हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिट, अभी आपने बोला ना सर शेल है PQRS, अब साइंस कहती है शेल नाम की कोई चीज नहीं। इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को हर सेकंड बदलता रहता है। क्या करता रहता है, बदलता रहता है। इलेक्ट्रॉन की स्पीड बिलियंस, एक घंटे में बिलियंस ऑफ किलोमीटर होती है। आप हमारी सोच से परे। दुनिया में सबसे स्पीड किस चीज की है, लाइट की। किसकी, एक सेकंड में लाइट 5 किलोमीटर तय करती है। कितना, तो इलेक्ट्रॉन लाइट के 68% तक जा सकता है, यानी इतनी स्पीड इलेक्ट्रॉन की भी है। इसलिए हम एक टाइम में इलेक्ट्रॉन की स्पीड और पोजीशन को बता। अब बच्चों मुझे एक जम्मू में खिलौना नजर आया था, जैसे ही खिलौना नजर आया तो मुझे लगा कि ये हमारे पास जो लेटेस्ट मॉडल एटम का है उससे मैच करता है। आज जो एटम का मॉडल एक्सेप्टेड है उसका नाम है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्या, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जो दिया है श्रोडिंजर ने, हेजनबर्ग ने, डी ब्रॉगली ने। अब ये आप देखेंगे सेंटर में क्या है,
न्यूक्लियस। ये बाहर जो शेल है इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अभी मैं कुछ करूंगा तो आप खुद ऑब्जर्व करें। उस बच्चे उठा के देंगे, ठीक है। मैं दावे से जो चीज कहता हूं वो कहता हूं। ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। उसने एक बॉक्स लिया जिसमें से अल्फा पार्टिकल को छोड़ेगा। ये उसने सोने की एक पतली शीट ली, सोने की शीट के एटम में से अल्फा पार्टिकल को गुजारना चाहता था, ठीक है। जब उसने गुजारे तो गुजारने के बाद सीधे कितने चले गए? 99% सीधे। 1% क्या हुआ? बेंड होके गए और 0.1% वापस मुड़ गए। बात समझ में आ गई इतनी? अब होना क्या चाहिए था इस मॉडल के हिसाब से? होना क्या चाहिए था इस मॉडल के हिसाब से? ये होना चाहिए था जब भी अल्फा पार्टिकल जाते सारे के सारे बेंड होने चाहिए थे। कैसे? अल्फा पार्टिकल क्या है? पॉजिटिव। रेड सरफेस क्या है? ना ना ना, रेड सरफेस क्या है? तो जब पॉजिटिव पॉजिटिव के पास से गुजरेगा तो बेंड होगा भाई। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल करता है ना, तो उसके वो बेंड हो जाएगा। क्या होगा? जब पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ आएगा तो अट्रैक्ट होगा। रिपेल होगा या अट्रैक्ट होगा, दोनों कंडीशन में अल्फा पार्टिकल को बेंड होना था, लेकिन ऐसा हुआ? बात समझ में आ गई? जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया उसने कहा भाई ये तो होना ये चाहिए था कि सारे अल्फा पार्टिकल जो इस एटम के बीच जा रहे हैं इनको क्या होना चाहिए था? इन सारों को क्या होना चाहिए था? बेंड होना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ? कुछ 99% सीधे निकल गए, कुछ बेंड होके निकले, कुछ वापस आ गए। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब ऐसा क्यों हुआ उसका सोल्यूशन मैं बता रहा हूं। पहले इस एक्सपेरिमेंट को करके देखते हैं। यहां से अल्फा पार्टिकल को छोड़ रहा हूं मैं। जब अल्फा पार्टिकल को छोड़ रहे हैं, गोल्ड फॉइल को क्रॉस कर रहा है, तो मैक्सिमम पार्टिकल सीधे जा रहे हैं, कुछ बेंड होके जा रहे हैं और कुछ वापस मुड़ रहे हैं। पीछे हमने एक स्क्रीन लगाई है। इस स्क्रीन के ऊपर जब पार्टिकल पड़ता है, चमकता है और हमें पता चल जाता है पार्टिकल आया है। ऐसे पार्टिकल आंखों से नजर, तो हमने स्क्रीन के ऊपर एक केमिकल लगाया होता है जिसको बोलते हैं जिंक सल्फाइड। अभी आप इतना याद रखना, जब पार्टिकल इसके ऊपर टकराएंगे तो चमकते हैं, हमें नजर आ जाते हैं। ये एक्सपेरिमेंट किसका था? रदरफोर्ड का। इस एक्सपेरिमेंट के बाद उसने अपने टीचर से सवाल पूछे कि सर जी सारे सीधे जाने चाहिए थे, लेकिन ये सीधे क्यों नहीं जा रहे? मैं जवाब देता हूं। अब उसने आंसर क्या दिया उसकी बात करते हैं। 25 को रख देना। पहली बात उसने ये कही कि एटम जो है वो ज्यादातर बीच में से खाली होता है। क्या होता है? उसमें एंटी स्पेस होती है, एम्प्टी स्पेस, खाली होता है, इसलिए पार्टिकल 90% सीधे। आसान है भाई, मुश्किल तो नहीं ना। दूसरा उसने कहा कि जब पार्टिकल बेंड क्यों है? उसने कहा पार्टिकल था पॉजिटिव, जब न्यूक्लियस के पास से गुजरा, न्यूक्लियस के अंदर कौन था? यस, कौन था? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन क्या था? पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव पार्टिकल के पास से गुजरेगा तो क्या करेगा? बेंड हो जाएगा। तीसरा उसने बताया कि ये वापस क्यों गया। उसने कहा जब पॉजिटिव न्यूक्लियस के ऊपर टकराएगा तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बहुत ज्यादा होते हैं, तो न्यूक्लियस बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है, उससे ये वापस आ जाता है। अब बात समझ में आ गई? अब ये जो रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसने एक चीज और कही। उसने कहा इलेक्ट्रॉन, उसने कहा, अब इसके मॉडल को समझ लो। रदरफोर्ड का जो ये मॉडल था, इसने कहा कि रेड पार्ट पॉजिटिव है, बीच में बीज नेगेटिव है, बस इतना ही कहा। क्लियर है? इसने क्या कहा रदरफोर्ड ने? इसने कहा एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। इसने पहली बार बताया एटम के सेंटर में क्या होता है, और न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा? प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर गोल गोल घूमते हैं। पहली बार बताया क्या करते हैं? गोल गोल। तो ये समझ में आ गया बच्चे? ये वाला मॉडल, हाँ, ये है बच्चों हमारे पास रदरफोर्ड का मॉडल। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, उसमें क्या है? प्रोटॉन, और बाहर क्या है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमने बैटरी कनेक्ट की है तो आप देखेंगे समझाने के लिए। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन बाहर गोल गोल, किसका मॉडल है ये? रदरफोर्ड का। किसका? लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम आ गई। रदरफोर्ड ने कहा इलेक्ट्रॉन बाहर गोल गोल घूमते हैं। उस वक्त एक थ्योरी थी, मैक्सवेल की थ्योरी। उन्होंने कहा अगर इलेक्ट्रॉन गोल गोल, अगर कोई भी पार्टिकल गोल गोल घूमता है वो एनर्जी लूज करता है। क्या करता है? तो एक टाइम ऐसा आएगा ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसको पूछा तू बता, ये नहीं बता पाया रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड का एक स्टूडेंट था नील बोर। नील बोर ने कहा मैं बताता हूं। ठीक है बच्चों, ये नील बोर मॉडल। दो मॉडल समझ में आ गए? तीसरे मॉडल पे आते हैं बच्चों। आप 9th तक सिर्फ इस मॉडल को पढ़ोगे। ये है बोर मॉडल, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल 9th तक। 12th में नया मॉडल आएगा, वो आपको बता रहा हूं मैं।
बोर ने क्या कहा, बोर ने कहा कि मेरे टीचर रदरफोर्ड ने जो कहा वो सही कहा, वो नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमते कैसे हैं। ठीक है, उसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते हैं जैसे सन के इर्द गिर्द गोल गोल प्लैनेट घूमते हैं। उससे पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर सारे एक ही जगह घूमते हैं या उनके अलग अलग कोई जगह है। अब इस मॉडल को देखिए, पहले सेंटर में क्या है बच्चों, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन। क्लियर है, बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। उसने कहा कि न्यूक्लियस के बाहर बहुत सारे ऐसे गोल गोल रिंग होते हैं जिसको कहा कि ये है शेल। ये क्या है, न्यूक्लियस के बाहर बहुत सारे शेल होते हैं। हाँ, वेरी गुड। इसको हम शेल भी कहते हैं, एनर्जी लेवल भी कहते हैं, ऑर्बिट भी कहते हैं। शेल हो गया, ऑर्बिट कहो या एनर्जी लेवल कहो, बात एक ही है। इसका मतलब होता है रास्ता। क्या, ये वो रास्ता है जिस रास्ते पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, गोल गोल। क्लियर है इतना? तो ये नील बोर ने कहा कि शेल अलग अलग एटम्स के लिए अलग अलग शेल होते हैं, अलग अलग एटम्स के लिए अलग अलग। आपको सर ने ये पढ़ा दिया होगा, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में 18। ये नील बोर ने बाद में बताया था, एक और साइंटिस्ट इसके साथ जुड़ा था, उन्होंने कहा 3 रूल समझ लीजिए। पहला रूल, जब आपने इलेक्ट्रॉन को भरना है, पहले शेल में पहले भरना है, फिर दूसरे में भरना है, फिर तीसरे में। पहला रूल समझ आ गया। दूसरा रूल उसने कहा कि किस किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसके लिए आपने फार्मूला लगाना है 2n²। 2n, आपने n का मतलब हो गया नंबर ऑफ शेल। तो मान लीजिए आपने देखना है दूसरे शेल में कितने आने चाहिए, 2 इंटू n² का मतलब हो गया 2²। 2 2 जार 4 और बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जार 8। इस तरीके से आपने n वाले शेल में शेल को बढ़ाते जाना, मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है। फिर बोर ने एक और चीज की, लास्ट शेल में कितने होने चाहिए, 8। कितने, 8। इसको रखना बच्चों। अच्छा बच्चों, मैं अपनी प्रयास की बिना पर इनको टाइम न दे सका और आज वो उनको आगे आके एजाज जी, रिस्पेक्टेड एजाज जी, ये टीचर जो है ये हम सब के लिए रिस्पेक्टेड है। उम्र के एतबार से मैंने इनको अजीज कहा कि मेरा ही लक्ष्य है। तो हमारा यहाँ आज के सेशन का मकसद ये था कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को प्रमोट किया जाए। ठीक है, जिस तरह एजाज जी ने बताया कि आप साइंस को रट के आप साइंस में जो है वो कामयाब नहीं हो सकते। क्यों कि प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज है और जो फैक्ट्स उसमें आपको सिखाए जाते हैं। तो अगर आप इसको डालो करेंगे तो साइंस का पता जो आपके लिए कोई माना नहीं है। उल्टा नहीं, बहुत सारे बच्चे बोर हो गए, मैंने उनको डांट दी थी मगर वो आपकी बेटरमेंट के लिए था। मैंने यहाँ बच्चों को बुलाया तो उनकी अटेंशन यहाँ डाइवर्ट हुई, तो बहुत सारी चीजें उन्होंने जो हो सकता है सीख ली। मैं यही उम्मीद रखता हूँ अगर बैठ के आपस में बातें करने लगे या कोई रूम देखा जाता तो हमारा सारा जो है वो बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो आप इनके सेशन से यकीन है कि काफी सारे मुतासर हुए। हमारे इदारे के जितने भी टीचर्स हैं, मैं एजाज जिसे ये मेरा गुजारिश करूंगा या बल्कि आपसे फीडबैक लेना चाहूंगा कि बच्चों का रिस्पांस देखकर क्या आपने ये महसूस किया कि बच्चे को नॉलेज है और दी गई है? बच्चों को नॉलेज है, बच्चे सीखना भी चाहते हैं और ये सारा कमाल मेरे आबा के जो टीचर्स हैं बहुत कॉम्पिटेंट हैं। आपने देखा, आपने खुद ही हमारा साइंस मॉडल वगैरह जी बिल्कुल जो है वो सारा गाइड किया था सारा। और हमारा वही बच्चा जो मॉडल साइंस का लेके गया था वो डिस्ट्रिक्ट में 3rd पोजीशन पे जो वो आया है। तो सेमिनार में जो बच्ची वो सेकंड में है। तो एक दूर दराज का एक स्कूल जो है वो अगर यहाँ से उठ के कोई बच्चा जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाकर कंपटीशन में तीसरी या दूसरी पोजीशन हासिल करता है तो हमारे लिए बाइसे फख्र है। ये आप बच्चों की मदद कोशिश और आपके उस्ताद की जो है एक गाइडेंस। तो हम उम्मीद रखेंगे कि आइंदा आप जो है वो जल्दी साइंटिफिक नॉलेज को एक्वायर करने की कोशिश करेंगे। अपने टीचर्स को जब आप सुनेंगे तो बड़ा क्लीनली और बड़ा प्रैक्टिकली जो है वो आप चीज़ों को लेंगे। जहाँ कंफ्यूजन्स होंगे उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, बजाय इसके कि आप
बैठे रहें बिल्कुल चुप करके, एक बुक बनकर बैठे रहें कि जिसमें कोई रिस्पॉन्स ना हो, जो चीज़ों को जो है वो उस तरीके से उनको जो है वो रिएक्शन आपका ना ले और कुछ गलत करने की कोशिश ना करें। तो बहुत शुक्रिया एजाज साहब थैंक यू। आपका, बच्चों का। आप सुबह से हमारा जो सेशन है इससे पहले भी कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए बंदा यहाँ आया, तो हो सकता है आपके लिए वो भी चीज़ें वैल्यूएबल साबित हुई हैं। आप अपने घरेलू रोजमर्रा की जिंदगी में तकनीकी के एतबार से चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आप अगर आपका कोई सब्जेक्ट रह भी गया है तो आज फ्राइडे भी है, तो इसी खुशी में आपको जो है वो आप